हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट सोशोलॉजी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आ सकते हैं आपके सोशोलॉजी के एग्ज़ाम में। और इस तरीके के जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके सामने सॉल्व करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, ग्रामीणों के लिए नगर क्यों आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। तो ग्रामीणों के लिए नगर आकर्षण का जो केंद्र बन रहे हैं, इसकी कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं। उन आयामों के बारे में चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो पहली चीज़ ये है, रोजगार की उपलब्धता। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि उनको रोजगार चाहिए। और हमें देखने को मिलता है शहरी क्षेत्र में रोजगार के साधन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। जब रोजगार के साधन ज़्यादा उपलब्ध होंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो रोजगार अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा है। रोजगार की तलाश में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं, पलायन शुरू कर देते हैं। दूसरा आता है स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता। शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं और बड़ी सी बड़ी बीमारी का बड़ी ही सरलता से यहाँ पर उपचार किया जाता है। इसी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं अपने परिजनों को लेकर शहरों की तरफ आते हैं ताकि उनका इलाज सस्ते में हो सके, अच्छा इलाज हो सके। तो हमें देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी पलायन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इससे ये भी समझ आता है कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार पर ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई देती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीसरा कारण आता है हमारे पास शिक्षा के बेहतर अवसर। यहाँ पर शहरों में शिक्षा के बेहतर अवसर हैं। और यहाँ पे जो सरकारी स्कूल भी हैं उनके अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यानी बुनियादी जो चीज़ें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और जो अध्यापक हैं वो भी बहुत ज़्यादा कुशल हैं, बहुत ज़्यादा स्किल टीचर यहाँ पढ़ाते हैं। इसी वजह से जो बच्चे हैं उनका जो जीवन है वो आगे जाकर बेहतर होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसी वजह से जो हमारे गरीब लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाना चाहते हैं कि हम जाकर शहरों में अपने बच्चों को लेके जाएँ, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करें। दूसरा ये भी है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट रह रहे हैं वो भी यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं। इसी वजह से वो ग्रामीण क्षेत्रों से आकर यहाँ पर शहरों में रहते हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आकर पढ़ाई करते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, उतने साधन उपलब्ध नहीं है। चौथा आता है चमचमाता उदारीकरण। चाहे उदारीकरण हो, चाहे निजीकरण हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अवसर को प्रदान करती हैं। जहाँ पे बेहतर अवसर होंगे आप वहीं जाना पसंद करेंगे। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ आना शुरू कर रहे हैं। पांचवा आता है आपके सामने शहरों में फैक्ट्रियों का स्थापन। जैसा कि मैंने आपको बताया, उदारीकरण हो चाहे निजीकरण हो, इन दोनों की वजह से क्या होता है, फैक्ट्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थापन भारत में शुरू हो जाता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगेंगे इसका मतलब क्या है, रोजगार के साधन ज़्यादा उपलब्ध होंगे। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अपने परिवारों को लेकर, परिजनों को लेकर रोजगार की तलाश में आ जाते हैं। और छठा आता है हमारे सामने महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, वो भी पुरुषों के मुकाबले अपने आप को बेहतर दिखा सकती हैं, या फिर पुरुषों के मुकाबले अपने आप को ज़्यादा बेहतर ऑप्शन के रूप में प्रदर्शित कर सकती हैं। और महिलाओं के पास शहरों में ज़्यादा स्वतंत्रता होती है और शिक्षा के अवसर भी उनके पास ज़्यादा होते हैं और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करती हैं। इसी वजह से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आने की वजह से भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से अब शहरों की तरफ आना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं। तो उसके कुछ कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारे सामने, जनसांख्यिकी या जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन करें। तो जब भी हम जनसांख्यिकी के बारे में पढ़ते हैं तो हम थॉमस रॉबर्ट माल्थस का नाम सुनेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नाम है हमारे लिए जो हमें याद रखना है सोशियोलॉजी में। थॉमस रॉबर्ट माल्थस जिन्होंने बताया था कि जिस तरीके से फसलें उग रही हैं और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसमें बहुत बड़ा गैप है। जनसंख्या ज़्यादा तेज वृद्धि से बढ़ रही है, फसलें कम वृद्धि से बढ़ रही हैं। इसी की वजह से यहाँ पे इनके बीच में गैप देखने को मिल रहा है। मैं रीड करता हूँ आपके लिए। थॉमस रॉबर्ट माल्थस जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत 1767 में इनका जन्म होता है और 1834 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जनसंख्या जमाती अनुपात से बढ़ती है, जमातीय, ठीक है। 2, 4,
8, 16, 32 इस तरीके से आपकी जनसंख्या बढ़ती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना, जनसंख्या इस तरीके से बढ़ती है। वहीं पे जो ध्यान देना है आपको, जो खाद्य सामग्री है यानी कि जो फसलें हैं आपकी, वो किस तरीके से बढ़ती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 देखने को मिलता है जनसंख्या ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है और फसलें आपकी कम तीव्र गति से हैं। इसी वजह से इनके बीच में आपको गैप देखने को मिलेगा। इसी वजह से थॉमस रोवल माल्थस ने बताया था कि आने वाले समय में आपको ज़्यादा भूखमरी, अकाल देखने को मिलेंगे क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और फसलें तेज़ी से उग नहीं पा रही हैं। ठीक है, फिर आता है आपके सामने समृद्धि बढ़ने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको जनसंख्या नियंत्रण पर काबू करना होगा। ठीक है, हालांकि इनके जो कुछ नियम है वो गलत भी साबित हुए थे, बट अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतनी का आंसर दे रहे हैं। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकारों के प्रति उल्लेख किया है, उनके हम बारे में बात करते हैं। पहला आता है प्राकृतिक निरोध, किस तरीके से जनसंख्या में कमी आती है, तो देखने को मिलता है अकाल पड़ने की वजह से। जब समाज में अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जनसंख्या कम होती जाएगी और बीमारी और महामारी आने से भी जनसंख्या आपकी कम हो जाती है। ये क्या है, प्राकृतिक निरोध है। दूसरा क्या है, कृत्रिम निरोध। कृत्रिम निरोध किस तरीके से जनसंख्या को कम किया जा सकता है, जैसे कि बड़ी उम्र में विवाह, यौन संयम आदि। यानी कि इसमें आप क्या करते हैं, थोड़ा फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किस तरीके से फैमिली प्लानिंग की जाएगी, किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण किया जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है जाति व्यवस्था के सिद्धांत का पूर्ण विवरण दें। जाति व्यवस्था क्या होती है और इसका विवरण दें। देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, देखने को मिलता है भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग भारत में रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं, अलग अलग प्रकार से लोग अपनी चेष्टाओं को पूरा करते हैं। इसको हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो जाति व्यवस्था को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारतीय समाज में आप रह रहे हैं तो जाति व्यवस्था से आप जरूर ही परिचित होंगे, क्योंकि भारत में जाति एक बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी वजह से जाति व्यवस्था भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनकर उभरती है। अब इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, इसके क्या सिद्धांत है, तो देखने को मिलता है प्रमुख रूप से इसके 2 सिद्धांत हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था को सिद्धांतों के समुच्चय के मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है। पहला आता है विभिन्नता व अलगाववाद। अब देखो, जिस समाज में ज़्यादा विभिन्नता होगी वहाँ पे अलगाववाद यानी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। देखने को क्या मिलता है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, बुद्ध, अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं और उनमें भी अनेकों जातियाँ हैं। तो ऐसे में अलगाववाद होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। ठीक है, दूसरा आता है आपके सामने संपूर्णता व अधिक, यानी कि जहाँ पे संपूर्णता होगी वहाँ पे सभी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, क्योंकि सभी लोगों के पास सारे के सारे संसाधन हैं, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने की कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। अब इनको थोड़ा सा डीप में डिस्कस करते हैं। पहला आता है आपके सामने प्रत्येक जाति अन्य जाति से भिन्न है। क्यों, देखने को मिलता है कि हर जाति जनजाति में अलग अलग तरीके के नियमों को माना जाता है। हर तरीके से शादी भी अलग होती है। हिंदुओं में शादी अलग तरीके से होगी, मुसलमानों में शादी अलग तरीके से होगी, जैन में अलग होगी, पारसियों में अलग होगी, क्रिश्चियंस में अलग होगी। तो हर तरीके के अलग अलग तरीके के नियमावली है, हमें उन नियमावली को समझना होगा। जैसे कि इन नियमों में शादी, खान पान एवं सामाजिक अंतः क्रिया से लेकर व्यवसाय तक के नियम शामिल हैं। हर चीज़ के अलग अलग नियम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जब आपको नियम देखने को मिल जाएंगे, इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे इन सारी चीज़ों में आपको अंतर भी स्पष्ट होने लगेगा। नेक्स्ट एक और है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। पृथक जातियों का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। जो पृथक जातियाँ होती है, मतलब समाज में अलग अलग जातियाँ तो हैं, जब वो एक साथ मिलकर रहती हैं, एक साथ मिलकर काम करती हैं और एक साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करती हैं, तभी एक समाज का निर्माण होता है, तभी एक समाज महत्वपूर्ण बनता है। इतना आपको याद रखना है। तो जातियाँ महत्वपूर्ण नहीं है, जातियों का आपस में मिलजुल के काम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तभी वो समाज का निर्माण करती हैं। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जाति और जनजाति में क्या अंतर होता है। देखो, जाति हम समझते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में जाति एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि अगर 5 साल के बच्चे से भी पूछा जाए आपकी जाति क्या है, तो बता देगा कि मेरी जाति ठाकुर है, ब्राह्मण है, क्या है, वो सब कुछ बता देगा कि मेरी जाति ये है। वहीं पे जनजाति एक अलग चीज़ है। ठीक है, जनजाति आपने देखा होगा बहुत से ऐसे भारत में राज्य हैं जिनको जनजातीय राज्य कहा जाता है। जैसे आप छत्तीसगढ़,
उत्तराखंड, उड़ीसा, ऐसे कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको आप क्या बोलते हो, जनजातीय राज्य हैं। ठीक है, तो जाति और जनजाति के बीच में एक फ़र्क पाया जाता है, एक अंतर पाया जाता है, और बहुत बार इसको पूछ लिया जाता है कि जाति और जनजाति के बीच में क्या एक अंतर है। उस अंतर के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। तो पहला आता है आपके सामने, शुद्धता और शुद्धता की धारणा पर आधारित है। यानी कि जाति शुद्धता की धारा पर आधारित है, और ये देखने को मिलता है हर जाति अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करती है। वो कोशिश ये करती है कि हम दूसरों से ऊंचे हैं, ये हर एक व्यक्ति के अंदर भावना होती है, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐसा ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा आता है, धर्म में विश्वास, लिखित धर्म ग्रंथ होते हैं, और यहाँ पे धर्म में विश्वास किया जाता है। आप सनातन धर्म को मानते हो, आप इस्लाम को मानते हो, आप क्रिश्चियन को मानते हो, किसी भी एक धर्म को आप मान सकते हैं, ईसाई धर्म को भी मान सकते हैं। इतने सारे धर्म हैं, और इन सब के अपने अलग अलग लिखित ग्रंथ हैं। हिंदू की बात कर लें तो गीता है, मुसलमानों की बात करें तो कुरान है, अगर क्रिश्चियन की बात कर लें तो उनकी बाइबल है। तो इसी तरीके से इनके लिखित क्या होते हैं, अपनी ग्रंथ भी होते हैं। दूसरा, जाति एक अधिकृत संगठन है। अधिकृत मतलब क्या है, इसमें ज़्यादा लोगों का एक ही संगठन होता है। बहुत से लोग तो होंगे पर संगठन उनका एक ही होगा। एक संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। अब जनजाति की अगर बात कर ली जाए तो नातेदारी पर आधारित सामाजिक संगठन होते हैं। नातेदारी, रिश्तेदारी पर आधारित होते हैं ये। ठीक है, इतना याद रखना, नातेदारी पर आधारित है। दूसरा, धार्मिक ग्रंथ नहीं होते, इनके धार्मिक ग्रंथ आपके नहीं होते हैं। अब जनजातियों को कोई भी धार्मिक ग्रंथ तो है नहीं। अब तीसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जनजाति सामंतवादी संगठन है। कैसा है, सामंतवादी संगठन। ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जनजाति सामंतवादी संगठनों में से एक माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अब क्या होता है, समाजीकरण स्तरीकरण की विशेषता बतानी। समाजीकरण क्या होता है और स्तरीकरण क्या होता है, दोनों के बीच में क्या संबंध पाया जाता है, उसमें हम अंतर यहाँ पर देखेंगे। समाजीकरण क्या है और स्तरीकरण क्या है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये देखते हैं। तो पहला आता है आपके सामने, एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों का ऊंच नीच या छोटे से बड़े आधार पर विभिन्न स्तरों में बटा जाना सामाजिक उत्तरीकरण कहलाता है। यानी कि समाज में स्तरीकरण क्या होता है, समाज में स्तरीकरण ये होता है कि समाज में कुछ अपने आप को ऊंची जाति कहते हैं, कुछ अपने आप को बहुत बड़ी जाति कहते हैं, कोई अपनी निम्न जाति कहते हैं। तो समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। इन्हीं स्तरों को समझना, अगर आप इन स्तरों को समझ पाएंगे तो भारतीय समाज को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि भारत में ही जातियाँ पाई जाती है, बहुत से देशों में जातियाँ पाई जाती हैं, और उन जातियों में स्तरीकरण पाया जाता है, पर भारत के प्रक्षेत्र में ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट अपना रीड करते हैं, क्या बता रहा है। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की भिन्नता का प्रकार नहीं बल्कि समाज की विशिष्टता है। यानी कि देखने को क्या मिलता है, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, व्यक्तियों के बीच की भिन्नता नहीं बल्कि समाज के बीच में विशिष्टता है। व्यक्ति तो एक जैसे ही दिखते हैं सभी, ठीक है, सबकी आंखें, सबके कान है, सबके नाक है, सबके बाल है। एक तरीके से क्या है, व्यक्तियों के बीच में अंतर नहीं पाया जाता है, उनके अंतर मन में अंतर पाया जाता है कि वो अलग जाति से हैं, तुम अलग जाति से हो, और इसी के बीच में देखने को क्या मिलता है, अलगाववाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जब भी अलगाववाद जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी तो समाज के लिए उचित नहीं होगा। क्यों समाज के लिए उचित क्यों नहीं होगा, अलगाववाद हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध हुआ है। ठीक है, इतिहास में देखा जाए तो अलगाववाद हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध हुआ है। इसी वजह से ज़्यादा जातियों जनजातियों के बीच में बंटवारा ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। सामाजिक स्तरीकरण मतलब क्या है, अगर आपकी आने वाली जो नस्लें हैं या फिर आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उसमें भी उसी तरीके की चीज़ें ट्रांसफर आप करते चले जाएंगे जिस तरीके की चीज़ें आपको अपने पुरखों से मिली हैं, ऐसा आपको देखने को मिलता है। तीसरा चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझनी है हमको वो ये है, सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। इसमें विश्वास और विचारधारा होती है। ठीक है, विश्वास और विचारधारा द्वारा इसमें समर्थन मिलता है आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना है कि इसमें क्या होता है, आपके विचारधारा विश्वास द्वारा इसको समर्थन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपनिवेश काल के दौरान नारी संबंधित मुद्दे समाज सुधार आंदोलन ने किस प्रकार उठाए। यानी क्या, उपनिवेश काल यानी कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय जो हमारे समाज सुधारक हुए, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबाई फुले, ये बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने उस समय कौन कौन से कदम उठाए जो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे।
देखने को मिलता है उस समय उपनिवेश काल के दौरान भी ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा समाज को गहन तरीके से देखते थे। वो जानते थे एक समाज में महिलाएं पुरुष दोनों की प्रधानता होनी चाहिए। जब दोनों की प्रधानता होगी तभी एक समाज आगे बढ़ सकता है, वो उन्नति कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में उस समय बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थीं जिसमें महिलाओं को दबाया जाता था। इसी वजह से उन्होंने ध्यान दिया है कि किस तरीके से महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है और महिलाओं को आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता दी जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर माहौल दिया जा सकता है जिससे वो अपने आप को ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे समाज सुधारकों ने कार्य किया है। तो पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ से हम। पहला पॉइंट आता है हमारा, स्त्री पुरुष में असमानता सामाजिक है, ना कि प्राकृतिक। यदि स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पर असमान है तो क्यों महिलाएं समाज में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती हैं। दुनिया देश में ऐसे भी समाज है जहां परिवारों में महिलाओं की सत्ता व्याप्त है, जैसे केरल के नायर परिवारों में और मेघालय की खासी जनजातियां ऐसी होती हैं। देखने को मिलता है यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है, अगर हम महिलाओं को स्वतंत्रता देंगे, उनको एक ऐसा सुरक्षित माहौल देंगे तो वो भी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती है जैसे कि पुरुषों ने किया है। इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। केरल में एक परिवार है नायार, ठीक है, नायर, जो क्या करता है, नायर परिवार एक तरीके से महिलाओं की यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है, पुरुषों की प्रधानता यहाँ पर नहीं है। जो नायर परिवार है यहाँ पर महिलाओं की प्रधानता है। वहीं पे खासी, ये मेघालय की जनजाति जहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं की बहुत ज़्यादा प्रधानता देखने को मिलती है। अब बताया गया है कि राजा राम मोहन द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बारे में बताया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जो सती प्रथा है, इस सती प्रथा को हटाया जाए, सती प्रथा को हटाया जाए। साथ साथ उन्होंने क्या, जो विधवा विवाह है इसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया है। अगर एक महिला है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, अभी नया नया विवाह हुआ है, 15-16 साल की लड़की है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपना विवाह दोबारा कर सकती है क्योंकि उसके आगे बहुत बड़ा जीवन पड़ा है। इसी वजह से उसको काम करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है कि उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उसके जीवन को सरल बना सके, सुगम बना सके, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। इस वजह से राजा राम मोहन रॉय ने दोबारा से विवाह करने का यहाँ पर प्रस्ताव विधवाओं के लिए रखा और वो चाहते थे कि विधवा दोबारा से विवाह कर सके, अगर वो चाहती हैं तो। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया था। नेक्स्ट आता है ज्योतिबाई फुले। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया है। ज्योतिबाई फुले ने बहुत से स्कूलों का निर्माण करवाया है और इन्होंने जो लैंगिक अत्याचार होते हैं, मतलब महिलाएं क्या है, स्त्री एक अलग लैंगिक है, इस महिलाएं के अलग लैंगिक ग्रुप से हैं, तो देखने को मिलता है कि इनके बीच में असमानताओं को दूर करना और अत्याचारों को दूर करना महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ज़्यादा ज्योतिबाई फुले ने कार्य किया है और शिक्षा के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कार्य किया है। अगर बात कर लें सर सैयद अहमद खान की, ये भी बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं जिन्होंने समाज के परिप्रेक्ष्य में लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए कार्य किया है। और सर सैयद अहमद ने जो इस्लाम में जो कुछ कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को बंद करवाया और महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा अवसर प्रदान किए हैं। दयानंद सरस्वती की अगर बात कर लें तो दयानंद सरस्वती जी ने नारियों की शिक्षा में योगदान दिया है, ये भी महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अस्पृश्यता को परिभाषित कीजिए, इसके आयाम भी लिखिए। अस्पृश्यता क्या होता है, छुआछूत, यानी कि ऊंची जाति के लोग जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय, ये नीची जाति के लोगों को छूना पसंद नहीं करते थे, या फिर उनकी ये विचारधारा थी अगर हम इनको छू लेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या फिर हम भी नीची जाति के हो सकते हैं। इसी वजह से वो उनसे दूरियां बना के रखते थे। अगर वार्तालाप भी करना है तो दूरी बना के वार्तालाप किया जाता था, ऐसा नहीं है कि उनके साथ बैठकर। तो निम्न जाति के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था। इसी वजह से क्या है, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए समाज में बहुत से कदम उठाए गए हैं, क्योंकि अगर समाज में अस्पृश्यता होगी, इतनी ज़्यादा खराब कुरीतियाँ होंगी तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्पृश्यता आम बोलचाल में इसे छुआछूत कहा जाता है। धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे माने जाने वाले जातियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान किया जाता था। मतलब क्या है, जो बहुत ज़्यादा नीची जाति से लोग आते थे उनको बहुत ज़्यादा दंड दिया जाता था और उनसे कोई भी गलती होती थी तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अगर समान अधिकार नहीं होंगे तो समाज किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। पहला आता है आपके पास
अपरिवर्जन और बहिष्कार, यानी कि इनको क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता था, इनको गांव से शहरों से निकाल दिया जाता था कि आप जाइए, बाहर जाइए। और बहुत ज़्यादा इनका अनादर किया जाता था और इनकी जो इंसल्ट आज के डेट में कहते हैं, बहुत बेइज्जती की जाती थी। और ये भी देखने को मिलता है कि दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा पराधीन होते थे, इनके पास खुद के साधन ना होने की वजह से दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा पराधीन होते थे, इसी वजह से इनका बहुत ज़्यादा शोषण होता रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास शोषण व आश्रितता, यानी कि शोषण हो रहा है और दूसरों के ऊपर आश्रित तो है ही, इसी वजह से बहुत ज़्यादा समाज में इनकी दुर्गति होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का वर्णन करें। देखो, भारतीय संबंध में सांप्रदायिकता को समझना जरूरी है, क्योंकि देखने को मिलता है कि भारत में बहुत सी जातियां हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो देखने को क्या मिल रहा है कि भारत में सांप्रदायिकता हो जाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिकता क्या है, दंगे, धर्म के आधार पर दंगे हो जाना भारत में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत तरीके के लोग रहते हैं और भारत में लोकतंत्र भी है। तो सांप्रदायिकता कब फैलती है, सांप्रदायिकता जब फैलती है जब एक एक पक्ष को ज़्यादा सुना जाता है, दूसरे पक्ष को कम सुना जाता है, तब आपकी सांप्रदायिकता होती है। तो हमें देखने को मिलता है कि सांप्रदायिकता को कम करने के लिए सभी लोगों को समान रूप से अगर अवसर देंगे तो सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी। और भारत एक लोकतंत्र है जहाँ पर सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अपने पॉइंट्स पर आते हैं। पहला, रोजमर्रा की परिभाषा में सांप्रदायिकता का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रमण, उग्रवाद अपने आप में एक ऐसी अभिवृत्ति है जो अपने समूह को ही वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है, अन्य समूह को निम्न, अवैध अथवा विरोधी समझती है। मतलब क्या है, जो दूसरे जातियां उनको निम्न समझती है और अपने आप को बेहतर समझती है, इसी की वजह से क्या होता है, आपका सांप्रदायिकता बढ़ती चली जाती है। और सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीति विचारधारा है जो धर्म को जुड़ी है, ये धर्म से जुड़ी हुई एक आक्रात्मकता है। मतलब क्या है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियंस भी जुड़े होते हैं और जो अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए लोगों में लड़ाई करवा देते हैं। और सांप्रदायिकता राजनीति से सरोकार रखती है, यानी कि सांप्रदायिकता राजनीति से संबंध रखती है, क्योंकि जो राजनेता होते हैं वो लोगों के बीच में धर्म के नाम पर जहर उगलते हैं, उसके बाद अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इस चीज़ को भी समझना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो सांप्रदायिकता हम समझ सकते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू मुस्लिम अगर लड़ाई हो रही है तो एक सांप्रदायिकता है और ये राजनीति के गलियारों तक सांप्रदायिकता पहुंची हुई है। ठीक है, अब आता है नागरिक समाज क्या होता है, आप दुनिया में इसका क्या महत्व देखते हैं। देखो, नागरिक समाज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागरिक समाज की महत्वपूर्णता इसलिए है, अगर नागरिक हैं तो समाज में उनकी समान उपलब्धता होनी चाहिए। किसी भी नागरिक को ऐसा नहीं होना चाहिए कि विशेष अधिकार मिले, सभी के सभी नागरिक एक समान हैं, सभी नागरिकों को समान रूप से ट्रीट किया जाना चाहिए, समान अधिकार दिए जाने चाहिए और दुनिया में ये महत्वपूर्ण भी है। तो देखने को मिलता है कि नागरिक समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी क्षेत्र से परे होता है, लेकिन राज्य और बाजार दोनों क्षेत्रों से बाहर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नागरिक समाज में स्वैच्छिक संगठन होते हैं, अपने खुद के स्वैच्छिक संगठन होते हैं। दूसरा आता है यह सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र है, यह व्यक्ति मिलकर समाज मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जैसे गैर सरकारी संस्थाएं, राजनीतिक दल, मीडिया, श्रमिक संघ आदि। ये सारे के सारे किस्में आते हैं आपके नागरिक समाज के एक महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। अब देखने को मिलता है कि जनजाति की भूमिका की लड़ाई, ठीक है, जनजाति की भूमि की लड़ाई, ठीक है, ये भी इसी का मुद्दा है। पर्यावरण से मुद्दा इसी का है। दूसरा आता है मानव अधिकार, ये भी इसी का मुद्दा है। दलितों का हक लड़ाई, ये भी इसी का मुद्दा है। और नगरीय शासन का हस्तांतरण, ये भी इसी का मुद्दा है। ये सारे के सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, अगर इन मुद्दों पर ध्यान न दिया जाए तो ये बहुत विकराल रूप ले सकते हैं और समाज में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से नागरिक समाज को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनजाति की जो भूमि लड़ाई है उसके बारे में आप समझते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं, मानव अधिकार और दलितों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, नगरीय शासन का हस्तांतरण समझते हैं। सारी की सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, तो देखने को मिलता है उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि देखने को मिलता है उपनिवेशवाद के बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव रहे, पर सकारात्मक प्रभाव को भी भुलाया नहीं जा सकता। हमें बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों से सीखने को मिला है, किस तरीके से शासन पद्धति को आगे चलाया जाता है, किस तरीके से लोगों के लिए काम किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था से पता लगती हैं।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो उनकी शासन व्यवस्था थी उस व्यवस्था को अच्छे रूप से अगर हम देखें तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है और उसी की वजह से हमारा शासन पद्धति भी आगे बढ़ती जा रही है। तो पहला आता है आपके सामने, भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाएं औपनिवेशिक काल की देन है। हमारे देश की संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप पर प्रतिमानों पर आधारित है। तो शिक्षा व्यवस्था भी उसी पर आधारित है और संसदीय प्रणाली भी उसी पर आधारित है जो आज तक हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सड़कों पर वाइन चलना, ब्रेड ऑमलेट, कटले जैसी चीज़ें खाना, ये सारी की सारी क्या है, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान यह मिली हुई चीज़ें हैं हम लोगों को। टाई पहनना, कोट पैंट पहनना, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना, ये सारी की सारी औपनिवेशिक काल की चीज़ें हैं। अब आता है औपनिवेशिक काल का भारतीय समाज पर प्रभाव। औपनिवेशवाद पूंजीवाद व्यवस्था पर आधारित है। अब देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे हमने बहुत सी चीज़ों को समझा है और आर्थिक पैमाने पर किस तरीके से वृद्धि करनी है ये भी हमने ब्रिटिशर से ही सीखा है। क्योंकि आर्थिक पैमाने पर किस तरीके से वृद्धि की जा सकती है और आर्थिक चीज़ों को एक महत्वपूर्ण मुद्दा किस तरीके से बनाया जा सकता है समाज के लिए, ये भी हमने अंग्रेज़ों से ही सीखा। और आज हम आर्थिक रूप में जो प्रगति कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ, पूरा तो नहीं, 100 में से 0.1% जो एक तरीके से हक दे सकते हैं वो हम किसको दे सकते हैं, अंग्रेज़ों को दे सकते हैं। और जंगल काटकर चाय की खेती की शुरुआत की तथा जंगलों को नियंत्रित एवं प्रशासित किया। अब देखने को मिलता है कि हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, नेशनल पार्क बनाए हैं, नेशनल रिजर्व्स बनाए, ये सब क्या है, अपने देश के संसाधनों को, जंगलों को बचाने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पद्धति को एक नई आयाम दिया है, एक नया रूप दिया है, जैसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोफेयर रिजर्व्स कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें तो जो देन है वो अंग्रेजों की है, उसको इम्प्लीमेंट हमने अपने आधार पर किया है। अब इसमें क्या होता है, लोगों का जाना वर्जित नहीं, इनके अंदर लोग जा सकते हैं पर वहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते, जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, पेड़ नहीं काट सकते, ये सब आप वहाँ पर नहीं कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ अंग्रेजों की देन है। तो औपनिवेशिक काल ने हमारे जीवन पे काफ़ी प्रभाव डाला है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, तीनों की तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये सोशोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और एग्जाम में अपीयर होने से पहले ज़रूर आप इसको एक बार पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।